जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का लॉ का जून 23 का पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सजेस्टेड आंसर्स ऑफ दिस अटेम्प्ट एज वेल एज एक क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जून 23 पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हो 3 पार्ट है ABC। तो 1 का ए पार्ट आपके लिए क्या कह रहा है। 1 का ए पार्ट कह रहा है कि राधा ने अपने 10 क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया था टू सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे पार्टी ऑन 1 जनवरी 23 एट 7:30 PM एट अ वेल नोन हाई-फाई रेस्टोरेंट, ठीक है, एट टोंक रोड जयपुर। सारे फ्रेंड्स ने, ऑल इनवाइटेड फ्रेंड्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, सबने एक्सेप्ट कर लिया था इन्विटेशन और प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी में जरूर आएंगे। और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ होटल मैनेजर के रिक्वेस्ट पे राधा ने 5,000 रुपीज डिपॉजिट भी कर दिया था एज अ नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फॉर सेड पार्टी ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, ठीक है। जिस दिन पार्टी होनी थी उस दिन 3 अमंग 10 इन्वाइटेड फ्रेंड्स, 10 में से 3 फ्रेंड्स पार्टी में नहीं आए और ना ही उन्होंने पहले कोई कम्युनिकेशन दिया राधा को। क्लियर। आ जाओ जी। राधा एनरेज्ड विद द बिहेवियर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, राधा जो कि बहुत गुस्से में थी विद द बिहेवियर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, वो चाहती थी उनको स्यू करना ताकि उनकी वजह से जो लॉस हुआ है पार्टी में उसको वो रिकवर कर सके। एडवाइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको एडवाइस करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये था। एक और छोटा सा पार्ट यहाँ पे गिवन है, देखो। वो ये कह रहे हैं कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट, आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा अगर सेड पार्टी हैड बीन अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी, अगर सारे सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके अगर पार्टी कर रहे होते तो क्या आपका आंसर अलग होता क्या, आपको ये बताना है। तो बच्चों देखो, आपको देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे राधा ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। तो फ्रेंड्स को इनवाइट करना इन अ बर्थडे पार्टी इज अ सोशल इन्विटेशन, और सोशल इन्विटेशन से क्या बनता है, सोशल अग्रीमेंट बनता है। सोशल अग्रीमेंट में कोई भी इंटेंशन नहीं होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। और आपका सेक्शन 2 क्लॉज H कहता है कि भैया जहां पे अग्रीमेंट होगा और एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, मतलब जहां पे पार्टीज की इंटेंशन होगी कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहती है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इन दिस केस, क्योंकि ये सोशल इन्विटेशन है, सोशल अग्रीमेंट है, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए अगर फ्रेंड्स पार्टी में नहीं आए हैं तो राधा स्यू नहीं कर पाएगी और अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाएगी। रही सेकंड पार्ट की बात, अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती स्टिल हमारा आंसर सेम रहता तो ये तब भी सोशल इन्विटेशन या सोशल अग्रीमेंट ही, राधा तब भी अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाती। क्लियर बच्चों। आइए आंसर देखते हैं। आपके आंसर में लिखा है, देखो आप एक चीज नोटिस करेंगे, या 3 पैराग्राफ में आंसर करा है, प्रोविजन, फैक्ट एंड यू हैव कंक्लूजन, राइट। तो इसी तरीके से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना होता है। प्रोविजन में हमने लिखा है कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2 क्लॉज H में लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। सोशल अग्रीमेंट्स तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते ही नहीं है। As per the case Balfour versus Balfour, a husband promised to pay maintenance to his wife. Balfour versus Balfour में भी ऐसे ही हुआ था, हस्बैंड ने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो मेंटेनेंस देगा, तो बाद में अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो वाइफ स्यू नहीं कर सकती बिकॉज इट वाज अ सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट, ठीक है। इसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स के साथ अगर आपका कोई अग्रीमेंट हुआ है और रिलेटिव्स के साथ हुआ है, मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ है, तो ये तो आपका सोशल अग्रीमेंट होता है, इसमें आपका लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। आ जाओ जी, ये तो आ गया आपका प्रोविजन। फैक्ट ऑफ द केस में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन का ही स्टोरी यहाँ पे आपको लिख देनी है कि राधा ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था पर वो पार्टी में नहीं आए हैं और राधा स्यू करना चाहती है। देखो, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट में करके यहाँ पे लिख दिया। अब कंक्लूजन इज द मेन पार्ट। कंक्लूजन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इन द प्रेजेंट केस, इन द गिवन केस, राधा ने इनवाइट किया अपने फ्रेंड्स को फॉर बर्थडे पार्टी विच इज अ सोशल अग्रीमेंट एंड इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर। तो हम ऊपर लिखे प्रोविजन और केस को अप्लाई करते हुए अकॉर्डिंगली अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस एंड द केस, शी वोंट बी एबल टू स्यू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को स्यू नहीं कर पाएगी और अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाएगी।
आगे लिखा है कि भले ही ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी क्यों ना होती, स्टिल यहाँ पे नेचर ऑफ अग्रीमेंट सोशल ही रहता, कोई इंटेंशन नहीं होती पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, हेंस इट वोंट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब राधा तब भी केस नहीं कर पाती अगर ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती तब भी। तो हमारा आंसर सेम होता, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी है नहीं है डजेंट मैटर, बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन है, सोशल अग्रीमेंट है, तो राधा स्यू नहीं कर पाएगी। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का बी आपको कह रहा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने अलॉट करे हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट टू XYZ लिमिटेड। तो एबीसी ने XYZ को शेयर्स अपने अलॉट करे हैं, शेयर्स दिए हैं वर्थ ₹15 करोड़। ओके, और साथ में उसने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 10 करोड़ के उन्होंने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। तो टोटल कितना वोटिंग राइट उन्होंने दे दिया? 25 करोड़ का। ओके, एंड द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़। टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी की 100 करोड़। तो आपको कमेंट करना है वेदर XYZ लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एन एसोसिएट कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और आपको डिफाइन भी करना है कि एसोसिएट कंपनी होती कौन है। ठीक है, चलो तो हमें पता है एसोसिएट कंपनी कौन होती है। एसोसिएट कंपनी वो होती है जिस पे दूसरी कंपनी का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, राइट? जिस पे दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसे हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है मैम? जिसमें मोर देन 20% वोटिंग पावर किसी दूसरी कंपनी के पास है। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड के पास कितने के शेयर्स हैं उसके? 25 करोड़ के। टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ की। तो आप परसेंटेज निकालो, 25/100 इंटू 100। आप देख रहे हो 25% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रही है XYZ। क्लियर? तो XYZ और ABC का एसोसिएट कंपनी होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मोर देन 20% वोटिंग पावर होल्ड करी जा रही है। क्लियर है? चलो आइए बच्चों आंसर देखते हैं। देखिए जी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है तो कंपनीज एक्ट आ जाएगा। एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। पर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में आप सब्सिडरी को ही लेते हो पर जॉइंट वेंचर को लेते हो। क्लियर? अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जहाँ पे एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस उस कंपनी के पास हैं। तो 20% ऑफ द वोटिंग पावर है या फिर कंट्रोल है बिजनेस का, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, बिजनेस को कंट्रोल करने का, जहाँ पे आपके पास पावर है, तो वो भी आपके फिर एसोसिएट कंपनी में ही आ जाते हैं। ओके जी, टोटल शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जो आपका 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है उसमें आप जो शेयर कैपिटल लोगे तो उनमें आप क्या क्या लोगे? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, क्योंकि ये से भी आपको वोटिंग पावर मिलेगा जब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? तो आपको देखना है कि 20% ऑफ वोटिंग पावर अगर वो कंपनी होल्ड कर रही है तो वो एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। आ जाओ जी, फैक्ट ऑफ द केस देख लेंगे हम। फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स। पूरी आपकी स्टोरी लिखी है वही वाली। क्लियर? चलो कंक्लूजन देखते हैं हम। कंक्लूजन में लिखा है ABC लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट ऑफ 15 करोड़। 15 करोड़ के तो इक्विटी शेयर है और 10 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर है, जिसका टोटल होता है 25 करोड़ आउट ऑफ टोटल 100 करोड़, यानी कि 25%, विच इज मोर देन द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ 20%। ठीक है, हमारी लिमिट क्या थी? 20% से ज्यादा होल्ड करने चाहिए, तो यहाँ तो 25% होल्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट हम ये कह सकते हैं कि XYZ लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ ABC लिमिटेड। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कंपनी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए ने बोला है कि बी मैं तुम्हें अपनी स्विफ्ट कार बेचूंगा। दोनों ने प्राइस डिस्कस करना भूल गए। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट की जब बातें कर रहे थे तो प्राइस डिस्कस करना भूल गए। लेटर मिस्टर ए रिफ्यूज टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू बी। लेटर ऑन ए रिफ्यूज कर देते हैं, भैया मैं तो कार नहीं बेच रहा,
बिकॉज अग्रीमेंट तो वॉइड है, हमने तो पैसों की बात की ही नहीं। तो आप बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से क्या बी को कोई राइट मिलेगा अगेंस्ट मिस्टर ए? तो आपको याद होगा बच्चों कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिस्कस नहीं हुआ है, प्राइस तय नहीं हुआ है, तो इसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे बीच का अग्रीमेंट है वो वॉइड है। नो, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस डिस्कशन नहीं हुआ है तो वहां पे रीजनेबल प्राइस पे किया जाएगा। तो यहाँ जो मिस्टर ए ये कह रहे हैं कि भाई मैं कार नहीं बेच रहा क्योंकि ये वॉइड है, वो बिल्कुल गलत है। उन्हें अपनी कार बी को बेचनी पड़ेगी और बी से वो रीजनेबल प्राइस रिकवर कर लेंगे। क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं हम इसका आंसर। 1 का सी कह रहा है, प्रोविजन में हमने लिखा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इंपॉर्टेंट है, आई नो। अगर पार्टीज टोटल इग्नोर कर देती हैं क्वेश्चन ऑफ प्राइस, अगर बिल्कुल इग्नोर ही कर देती हैं प्राइस के बारे में डिस्कशन करना कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका अनसर्टेन नहीं बन जाएगा। जो वो अग्रीमेंट है पार्टीज का वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और बायर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द केस में आपने क्वेश्चन के बारे में लिखा है ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और दोनों प्राइस डिस्कस करना भूल गए हैं और ए चाहता है कि इसी ग्राउंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। कंक्लूजन में आप लिखोगे ए एंड बी, देखो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इवन दो उन्होंने अगर प्राइस डिस्कस नहीं किया है, स्टिल बी कैन लीगली डिमांड द कार। क्वेश्चन में क्या पूछा था? बी क्या एक्शन ले सकता है, तो बी कार मांग सकता है। ठीक है, ए इस बात की वजह से कि प्राइस डिस्कस नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, तो बी कार मांग सकता है और ए के पास क्या राइट होगा कि वो रीजनेबल प्राइस बी से रिकवर कर लेगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपसे कह रहा है एज पर द जनरल रूल stranger to a contract cannot file a suit in case of breach of contract। stranger to a contract केस फाइल नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो एक जनरल रूल है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है और एक्सप्लेन करने हैं इस रूल के एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको पता लग रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ओनली पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो ही एक दूसरे पे केस कर सकती हैं। ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये तो आपका हो गया रूल। अब इसके एक्सेप्शन क्या थे, कौन कौन से केसेस में आपका जो स्ट्रेंजर है वो भी केस कर सकता है, फिर आपको ये बताना है। तो आपके कौन कौन से केसेस थे? आपके केसेस थे इन केस ऑफ ट्रस्ट और इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट बाय स्टॉपर, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। आपके कुछ केसेस थे, सिचुएशंस थी, उनके बारे में आपको बताना है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस बताने हैं टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चों आंसर देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। देखो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है पर थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ठीक है, पर अगर आपने कुछ केसेस हैं, जैसे आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट का राइट असाइन किया है, आपने किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, इन दैट केस वो थर्ड पर्सन केस कर सकता है इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं। अ पर्सन इन हुज फेवर अ चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन सम प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड। अगर किसी पर्सन के फेवर में आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है, कोई चार्ज क्रिएट किया है, वो पर्सन बेनिफिशियरी है किसी प्रॉपर्टी का, इन दैट केस वो केस कर सकता है इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है एन अग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद मैरिज, पार्टीशन, अदर फैमिली अरेंजमेंट। मैरिज से रिलेटेड कोई अग्रीमेंट है, पार्टीशन मतलब फैमिली का अलग हो रहे हैं फैमिलीज के मेंबर्स, उनसे रिलेटेड कोई अग्रीमेंट है, या फैमिली अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हो आप, अगर इन सब अग्रीमेंट्स में किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन आपने बनाया है और वो पर्सन थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो भी केस कर सकता है अगर जो अग्रीमेंट है उसको फुलफिल ना किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा जाए। डन।
थर्ड में लिखा है अ फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स अ प्रोविजन मेड फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। अगर कुछ लोगों ने मिलके फीमेल के मैरिज के खर्चे के लिए कोई प्रोविजन बनाया, कोई अग्रीमेंट बनाया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो फीमेल, इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी केस कर सकती है। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ एस्टॉपल फ्रॉम या स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, हम कह सकते हैं बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को, किसी स्ट्रेंजर को लायबिलिटी एक्नॉलेज कर लेती है, इन दैट केस आल्सो वो थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है टू एनी ऑफ द पार्टीज जो भी ब्रीच करेगा। आ जाओ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज अ कंडीशन और कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। जब भी लैंड सेल करी जाती है, अगर कोई कंडीशन लगाई गई है, सपोज ये बोला गया है कि लैंड को कभी भी एग्रीकल्चर पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, या लैंड को कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, इन दैट केस जो भी सक्सेसर होगा वो लैंड का, ठीक है, जो भी आगे के ओनर्स होंगे लैंड के, उनको भी ये कंडीशन पूरी करनी होती है। क्लियर? तो कोई भी केस कर सकता है, इवन टू दी सक्सेसर्स, इवन टू दी फ्यूचर ओनर्स, जो बाद में ओनर बने हैं लैंड के, उन पे भी केस किया जा सकता है, इवन दो वो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट। तो अगर एजेंट ने आउटसाइड कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, एजेंट और अदर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंट भी जो बिहेव कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब एजेंट और पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट तो वो दोनों हैं। सपोज एजेंट ने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और प्रिंसिपल है मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स ने कहा होगा एजेंट को ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एजेंट और ए के बीच में। प्रिंसिपल कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टिल प्रिंसिपल स्यू कर सकता है इन केस मिस्टर ए डिफॉल्ट करता है तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला राइट मैंने किसी को दिया है, मैंने ये बोला सपोज कि मुझे जो आप जो मेरे को पैसा देने वाले हो वो आप इसको दे देना, मिस्टर एक्स को दे देना। तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? मैं और अदर पर्सन, ठीक है। मिस्टर एक्स कौन है? आउटसाइडर। लेकिन मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का राइट मिस्टर एक्स को असाइन किया है। इन दैट केस अगर वो अदर पर्सन मिस्टर एक्स को पे नहीं करता है तो मिस्टर एक्स स्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अदर पर्सन को, अगर आपने थर्ड पर्सन को या स्ट्रेंजर को अपने राइट ट्रांसफर कराए तो उस राइट को फुलफिल कराने के लिए वो स्ट्रेंजर भी स्यू कर सकता है। आई होप ये क्लियर होंगे आपको 7 पॉइंट्स। तो आपके क्या थे, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले तो आपको एक्सप्लेन करना था और फिर उसके बाद उसके एक्सेप्शंस आपको एक्सप्लेन करने थे। क्लियर? चलिए जी, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कह रहा है डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स। एलएलपी की और उसके पार्टनर्स की लायबिलिटीज बताओ इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता है तो एलएलपी की और पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी वो आपको डिस्कस करनी है एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चलिए जी, तो हम सबको पता है कि इन केस ऑफ फ्रॉड एलएलपी जो भी डिफॉल्ट में होगा, एलएलपी या उसके पार्टनर्स, उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। वैसे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट इन केस ऑफ फ्रॉड लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए जी आइए देखते हैं इसका आंसर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इन केस ऑफ फ्रॉड एक्ट डन बाय द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और एलएलपी, ठीक है, चाहे पार्टनर्स ने किया हो चाहे एलएलपी ने किया हो, जहां पे उनका इंटेंशन था क्रेडिटर्स को डीफ्रॉड करना, मतलब क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करना, ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स शैल बी अनलिमिटेड। और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है विच वुड बी मिनिमम 50,000 और कहां तक जा सकती है? 5 लाख तक। इतना ही नहीं, इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 5 years। मतलब आपकी एक तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी जो भी फ्रॉड कर रहा है, उसके बाद पेनल्टी लगेगी जो हो सकती है 50,000 से लेके 5 लाख तक के लिए कुछ भी, और उसके अलावा जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो कि हो सकता है
5 years तक का, ठीक है, 5 years उससे कम तक की जेल भी हो सकती है, तो बहुत ही हार्श रहता है इन केस ऑफ फ्रॉड। हाउएवर इन केस ऑफ एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय पार्टनर, अगर एलएलपी ये प्रूफ कर दे कि भैया मैं इन्वॉल्व नहीं थी, पार्टनर इन्वॉल्व था, इन दैट केस अब ये सारी जो हो गया आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, ये सब किस पे लग जाएगा, पार्टनर पे लग जाएगा। क्लियर, आ जाओ जी। इसके अलावा इतना सब करने के बाद भी उन्हें कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा टू अनदर पर्सन, वेयर एन एलएलपी और एनी अदर पार्टनर ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, किसी एलएलपी ने, उसके पार्टनर ने या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर ने या किसी एम्प्लॉय ने एलएलपी का जो एक्ट है, एलएलपी को चलाया है इन अ फ्रॉडुलेंट तरीका, देन दे शैल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, उसके अलावा कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ेगा। इन सब बातों में ध्यान रखेंगे कि अगर एलएलपी ये प्रूफ कर पाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, दैट पर्टिकुलर पार्टनर वॉज इन्वॉल्व, तो ये सब कुछ उस पार्टनर पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर, अगर एलएलपी प्रूफ कर देती है कि मुझे इस फ्रॉड की नॉलेज नहीं थी, ये पार्टनर ने किया अकेले ने, तो ये सारा प्रोविजन पार्टनर पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बता दो पार्टनरशिप फर्म का। तो आप इसमें पहली बात बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ये बात बता देंगे। दूसरी बात आप बोलेंगे कि फर्म का रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो, जरूरी नहीं है जिस टाइम फर्म बनी है तभी रजिस्ट्रेशन कराना है। नेक्स्ट है कि जब आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो एक फॉर्म फाइल करोगे जिसमें सारे पार्टनर्स के साइन होंगे और जिसमें क्या लिखा होगा, फर्म की बेसिक डिटेल्स लिखी होंगी और पार्टनर्स की बेसिक डिटेल्स लिखी होंगी। जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो फर्म का जो नाम आपने सेलेक्ट किया है उसमें एम्परर, किंग, क्वीन ऐसे कोई वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये नॉट अलाउड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लिखा है कि जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देंगे टू रजिस्ट्रार, उस दिन माना जाएगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। क्लियर, तो बस इतनी सी बात आपको बतानी है। आइए आंसर देखते हैं। As per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, the following is the procedure for registration of partnership firm. First of all, registration optional है, mandatory नहीं है। Second है कि फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है बिगिनिंग से, बाद में भी रजिस्टर हो सकती है जब फर्म चल रही है। नेक्स्ट लिखा है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना है और फीस भी भरनी होती है, जिसमें सारी और फॉर्म में सारी बातें ये लिखी होंगी, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, कहीं और भी फर्म अगर बिजनेस कर रही है तो उसका एड्रेस, कब कब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, सारे पार्टनर्स के नाम और कंप्लीट एड्रेस, अगर फर्म का ड्यूरेशन पहले ही सेट है तो कितने ड्यूरेशन के लिए आप फर्म बना रहे हो वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए या उनके एजेंट के साइन होंगे तब भी चलेगा। और ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट ऑल्सो वेरीफाई इट, जो पर्सन साइन कर रहा है वो वेरीफाई भी कर रहा है कि भाई ऊपर लिखी बातें बिल्कुल सच है। नेक्स्ट है आपका, द फर्म शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नेमली क्राउन, एम्परर, किंग, क्वीन, एम्पायर, रॉयल एटसेट्रा, ऐसे कोई वर्ड्स आपकी पार्टनरशिप फर्म के नाम में नहीं होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव माना जाता है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फीस के साथ सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दोगे, रजिस्ट्रार के पास सब कुछ डिलीवर कर दोगे, उस दिन माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है फर्म का। वो अपने रजिस्टर में किस डेट पे लिखता है वो इररेलेवेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम ये बता देंगे, एक बात है आपको बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं कराते हैं तो पेनल्टी लगता है। इंग्लिश लॉ मतलब फॉरेन लॉ, बाहर का लॉ, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर नहीं होता है तो पेनल्टी लगती है। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड का बी पार्ट आपसे कह रहा है कि मिस्टर ए द एम्प्लॉयर, मिस्टर ए एम्प्लॉयर थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस किया टू सेल हिज 1 रूम फ्लैट टू हिम एट लेस देन मार्केट वैल्यू टू सिक्योर प्रमोशन। मतलब ए ने बी को बोला कि अगर प्रमोशन चाहिए तो अपना घर, अपना 1 रूम फ्लैट मुझे बेच दो एट लेसर देन मार्केट वैल्यू, सस्ते में बेच दो। मिस्टर बी ने फ्लैट तो सेल कर दिया, लेकिन बाद में मिस्टर बी को लगा कि मैंने गलत किया है, उसने अपना माइंड चेंज करा और उन्होंने सोचा मुझे मिस्टर ए को स्यू करना चाहिए।
तो आप बता दो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है इस तरीके के सिचुएशन में एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो बच्चों, जहां पे भी इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय वन पार्टी टू अनदर और एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पे है, इन दैट केस हम कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। और जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, इसका मतलब पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है एंड इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, तो मिस्टर ए चाहें तो जाके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं, बिल्कुल केस कर सकते हैं वो मिस्टर बी पे। चलें आगे, चलिए जो आंसर देखते हैं। आंसर आपका कह रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a contract is said to be induced by undue influence when the relations between the parties are such that one of the party is in the dominating position, one of the party is in the position to dominate the will of other। तो undue influence तब होता है जब एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे होती है, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पे होती है एंड वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाता है टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज, दूसरे का अनफेयर फायदा उठाता है, तब हम कहेंगे कि ये आपका undue influence है। A person is deemed to be in a dominating position। कब कब पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में माना जाता है? उसकी रियल या अपरेंट अथॉरिटी है तो, फिड्यूशरी रिश्ता है तो, या फिर अदर पर्सन अगर मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मतलब मेंटल उनकी कैपेसिटी टेम्पररीली या परमानेंटली अफेक्टेड हुई है ड्यू टू एज, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू स्ट्रेस, मतलब एज की वजह से, बीमारी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उन सामने वाले पर्सन का माइंड ठीक से काम नहीं करता और आप उसको बहला के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लो, इन दैट केस ऑल्सो हम कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इन दी अबव केस एक पार्टी डोमिनेटिंग है, एम्प्लॉय डोमिनेटिंग है, एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग है सॉरी, और एम्प्लॉय वीकर पोजीशन पे है। इन दैट केस जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला है कि अपना रूम सेल करो, अपना 1 रूम फ्लैट सेल करो सस्ते में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंड्यूस कर रहा है। इट इज़ अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कंक्लूजन है कि हाँ मिस्टर बी स्यू कर सकते हैं बिकॉज ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कल को मिस्टर बी चाहें तो कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं और मिस्टर ए पे केस कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो ये कहेंगे कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड कर दीजिए। डन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोवर्जन लगा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा है, फ्रॉड लगा है, मिस रिप्रेजेंटेशन लगा है, वो वॉइडेबल ही होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, मतलब जिसकी कंसेंट आपने इन तरीकों से ली है उनके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे आपसे बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं थर्ड के बी का सेकंड पॉइंट। थर्ड का बी का सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है मिस्टर एस ने प्रॉमिस किया है मिस्टर एम को कि वो एक फैमिली पिक्चर पेंट करके देगा, ओके, 20,000 में, और अपना असाइनमेंट वो 15 मार्च तक खत्म कर देगा। अनफॉर्चुनेटली 1 मार्च को ही मिस्टर एस की डेथ हो जाती है। अब क्या मिस्टर एम एस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड कर सकते हैं कि भैया पेंटिंग आप बना के दो? एक तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर मिस्टर एस ने कुछ फोटोग्राफ्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था तो क्या वो इस प्रॉमिस के लिए मिस्टर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एस का, उसको फोर्स कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं? तो आपको दोनों सिचुएशन बतानी है। पहले तो ये बताना है कि पेंटिंग बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए बोल सकता है क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। दूसरा ये बताना है कि अगर सिर्फ फोटोग्राफ्स डिलीवर करनी थी तो क्या उसके लिए बोल सकता है। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको बताना है कि क्या डिसीजन रहेगा आपका एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे बेस्ड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रॉमिसर, अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मिस्टर एस की डेथ हो गई है और ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, भैया फैमिली पिक्चर तो वही पेंट कर पाएंगे, तो अगर एस की डेथ हो गई है, फैमिली पिक्चर पेंट नहीं हो पाई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको बाइंड नहीं किया जाएगा। डन। पहला आंसर तो आपको हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड नहीं कर सकते। दूसरा है फोटोग्राफ डिलीवर करने का, तो वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, बनाना थोड़ी ना है, फोटोग्राफ पड़ी है बस वो डिलीवर करनी है।
तो क्या इस चीज के लिए आप कह सकते हो? तो हाँ, खाली फोटोग्राफ डिलीवर करनी है तो उसके लिए आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हो। आइए आंसर देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल का यूज होता है, पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो वॉइड हो जाता है, एंड हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ प्रॉमिसर। अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रॉमिसर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप लायबल नहीं ठहराओगे। कोई और तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल लायबल होता अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉमिसर। डन। अब आ जाओ, फैक्ट ऑफ द केस में आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एस ने प्रॉमिस किया था फैमिली पिक्चर पेंट करने के लिए, और उसके बाद एस की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा आगे। कंक्लूजन में है, इन द फर्स्ट केस पेंटिंग में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, अब मिस्टर एस की डेथ हो गई तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप नहीं बोल सकते। दूसरा है, सिर्फ फोटोग्राफ डिलीवर करने का था, तो वो तो कोई भी डिलीवर कर सकता है, तो उसके लिए आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हो। ठीक है, तो कैन नॉट कंपेल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे वाले में है कैन कंपेल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फोटोग्राफी तो डिलीवर करनी है ना, वो तो कोई भी कर सकता है। क्लियर बच्चे? तो आई होप आपको तीनों पार्ट समझ आ गए हैं। फर्स्ट में आपसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूछा है, सेकंड में आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस लग रहा है, और थर्ड वाले पार्ट में आपकी बात लग रही है कि अगर पर्सनल स्किल का केस है, इन दैट केस ओनली प्रॉमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कोई और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर पर्सनल स्किल नहीं है, सिर्फ कुछ चीज डिलीवर करनी है, बनी बनाई रखी है, डिलीवर करनी है, इन दैट केस वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, तब आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हो काम करने के लिए। क्लियर बच्चे? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। 4 का ए पार्ट आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ब्रीच होता है सेलर के द्वारा, तो बायर के पास क्या क्या राइट्स होंगे अगेंस्ट सेलर। देखो बहुत सारे राइट्स थे। पहला राइट तो यही था कि वो बायर पे केस कर सकता है, अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, फॉर नॉन डिलीवरी, राइट। उसके बाद था कि वो स्यू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी कह सकता है कि नहीं मुझे तो सामान ही चाहिए। उसके बाद अगर बायर ने ऑलरेडी कुछ अमाउंट पे कर रखा है तो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है, या फिर उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी किया है तो बायर उसके लिए भी सेलर को स्यू कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे आपके, आइए देखते हैं। इफ द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द सेलर। फर्स्ट है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सामान ना भेजने के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to buyer, the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. Next है specific performance के लिए sue कर सकता है। Where the seller commits a breach of contract of sale, buyer कोर्ट में जा सकता है और specific performance डिमांड कर सकता है। मतलब वो ये कह सकता है कि मुझे तो गुड्स ही चाहिए, डैमेजेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है sue for breach of warranty, अगर सेलर breach of warranty करता है, वारंटी का ब्रीच करता है, इन दैट केस बायर स्यू कर सकता है सेलर को। क्लियर? वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, और वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, जहां पे वारंटी का ब्रीच है या फिर बायर खुद से कंडीशन की जगह वारंटी उसको मान रहा है किसी भी स्टिपुलेशन को, इन दैट केस बायर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कंडीशन तो मान नहीं रहा, वो तो वारंटी मांग रहा है, लेकिन वो स्यू कर सकता है। ठीक है, सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। ठीक है, वो क्लेम कर सकता है सेलर से प्राइस का कम होना, ज्यादा होना, डिफरेंस ऑफ प्राइस। ठीक है, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, उसे जो इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए भी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अगर सेलर ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, विच इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो अब बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तभी के तभी कैंसिल कर दे, इमीडिएटली कैंसिल कर दे, या फिर ड्यू डेट तक वेट करे। ठीक है, ये दोनों चीज वो कर सकता है एंड उसके बाद वो स्यू करे। तो बायर क्या कर सकता है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके स्यू कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या वेट कर सकता है टिल ड्यू डेट, उसके बाद भी अगर सेलर परफॉर्म नहीं करता है तब वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर ने कुछ पहले से पेमेंट कर रखी है एडवांस पेमेंट, तो उस पर वो इंटरेस्ट भी मांग सकता है। तो कोर्ट देखेगा कि क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर उन्होंने पहले से इंटरेस्ट लिख रखा है
तो वही इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वही लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर उन्होंने नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी तो कोर्ट देखेगा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? तो रिफंड तो करवाएगा ही प्राइस, साथ में इंटरेस्ट भी पे करवा सकता है कोर्ट फ्रॉम सेलर टू बायर। क्लियर है बच्चों? तो आपके पास 5 राइट्स है, मतलब बायर के पास 5 राइट्स हैं अगेंस्ट सेलर। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ का बी। फोर्थ का बी पार्ट आपसे कह रहा है पी क्यू एंड आर पार्टनर्स है, पी क्यू और आर किसी फर्म में पार्टनर है। आर रिटायर हो जाता है विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस और पी अप्रोच्ड एस, मतलब पी एस के पास जाता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने, 25 फैंस खरीदने अपने फर्म के लिए। पी इंट्रोड्यूस करता है, एक पर्सन है अनदर पर्सन ई, तो पी ई को एस से मिलवाता है एज पार्टनर, जबकि ई एक्चुअली में कौन है? एम्प्लॉई। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ेंगे आप। पी ई को इंट्रोड्यूस करा रहा है टू एस एज पार्टनर। पी कह रहा है ई मेरा पार्टनर है, जबकि ई एक्चुअली में क्या था? एम्प्लॉई था। क्लियर? और एस इस बात पे बिलीव कर लेता है कि ई पार्टनर है और फैन दे देता है उधार पे, और एस को अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। अब आप मुझे बताएंगे, एडवाइस करेंगे एस को फ्रॉम हुम ही कैन रिकवर द पेमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, पी से तो रिकवर कर ही सकता है, पार्टनर है। क्यू से भी रिकवर कर सकता है, पार्टनर है। अब बात रही आर और ई की, क्या आर से रिकवर कर सकता है? यस, क्योंकि अगर फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है और वो नोटिस नहीं देता, इन दैट केस वो लायबल रहता है फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे आर ने नोटिस नहीं दिया है, इसलिए वो भी लायबल रहेगा। तो एस आर से भी मांग सकता है पैसा। और ई क्या हो गया? ई हो गया पार्टनर बाय एस्टॉपल, और वी कैन से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे एस ई से भी पैसा मांग सकता है, क्योंकि जब पी ई को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो ई ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ई चुप रहा, तो वो भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्म का पार्टनर माना जाएगा एंड लायबल होगा टू आउटसाइडर, दैट इज एस। क्लियर बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे 2 प्रोविजन आपके लग रहे थे। एक तो ये लग रहा था कि अगर रिटायरमेंट के बाद आप नोटिस नहीं देते हो तो लायबल रहते हो। दूसरा है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। चलिए आंसर देखते हैं। As per the provisions of Indian Partnership Act 1932, a partner by holding out or estoppel means when a man holds himself out as a partner, वो खुद शो करता है कि पार्टनर है, या किसी और को अलाउ करता है पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस करने के लिए और वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है, देन ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड। तो उसको रोका जाएगा अब इस बात से मना करने से, मतलब इस बात को कहने से कि मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं। क्लियर? क्योंकि अदर पर्सन ने इसी बात पे, इसी फेथ पे, इसी बात के फेथ पे एक्ट किया है, इसीलिए आप अदर पर्सन को लायबल हो जाएंगे। तो अगर कोई पार्टनर अपनी हरकतों से शो करता है कि वो पार्टनर है, या किसी और को अलाउ करता है अपने आप को पार्टनर इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन दैट केस उस पर स्टॉपर लग जाएगा और उसको स्टॉप किया जाएगा इस बात को डिनाई करने के लिए, क्योंकि उसके इसी बात के फेथ पे अनदर पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। A person may himself by his words or conduct have induced other to believe that he is a partner, or he may allow others to represent him as a partner. बोथ दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहेगा। जो वो पर्सन है जिसने अलाउ किया है या खुद से शो किया है, वो लायबल होगा टू थर्ड पार्टी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट ओनली, जिसमें उसने अपने आप को या तो खुद से शो किया है पार्टनर या अलाउ किया है एज पार्टनर इंट्रोड्यूस करना। क्लियर? और दूसरी बात यहाँ तक तो आपका एक प्रोविजन हो गया। अनदर प्रोविजन यहाँ से स्टार्ट है, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। तो जब तक रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता, चाहे खुद से दे चाहे फर्म दे, कोई भी दे, अगर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहता है। ये हो गया आपका प्रोविजन। नेक्स्ट है आपका फैक्ट ऑफ द केस, जिसमें आपने क्वेश्चन की सिचुएशन लिखी है कि PQRS पार्टनर्स हैं, आर रिटायर हो गया पर नोटिस नहीं दिया, उसके बाद पी ने ई को इंट्रोड्यूस किया एज अपना पार्टनर जबकि वो एम्प्लॉय था। ये सारी सिचुएशन आपको लिखी है। कंक्लूजन में आपको बताना है दोनों सिचुएशन। इन द प्रेजेंट केस आर रिटायरिंग पार्टनर था तो वो भी लायबल रहेगा क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया,
एंड ई आपका पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट बन जाएगा, इसलिए वो भी लायबल रहेगा। तो एस किस किस से क्लेम कर सकता है? एस पी से क्लेम कर सकता है, क्यू से क्लेम कर सकता है, आर से क्लेम कर सकता है और ई से क्लेम कर सकता है। ठीक है, एस पी से क्लेम कर सकता है, क्यू से क्लेम कर सकता है, आर से क्लेम कर सकता है और ई से भी क्लेम कर सकता है। क्लियर बच्चों? आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि ऑक्शन सेल ऑफ सर्टेन गुड्स वर हेल्ड ऑन 7 मार्च 2023। तो 7 मार्च को ऑक्शन सेल हुई थी जहां पे फॉल ऑफ हैमर से के द्वारा हाईएस्ट बिडर को गुड्स सेल कर दिए गए थे। द पेमेंट ऑफ ऑक्शन प्राइस वाज मेड ऑन 8 मार्च। तो 7 मार्च को फॉल ऑफ हैमर से आपने गुड्स बेचे और 8 मार्च को पेमेंट की गई गुड्स की और 10 मार्च को आगे लिखा है कि गुड्स की डिलीवरी की गई। फिर आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आप डिसाइड करिए कब ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाएगी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है कि ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाती है ऑन द डेट ऑफ फॉल ऑफ हैमर। ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाती है ऑन फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर। तो यहाँ पे 7 मार्च को ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाएगी। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इररेलेवेंट। क्लियर? आइए आंसर देखते हैं। तो आपका ए पार्ट का आंसर है, ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर है एन ऑक्शन सेल इज अ पब्लिक सेल। ऑक्शन सेल पब्लिक सेल होती है। द गुड्स आर सोल्ड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हु आर असेंबल्ड इन वन प्लेस फॉर ऑक्शन। बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं फॉर ऑक्शन, वहां पे गुड्स सेल किए जाते हैं। सच इंटरेस्टेड बायर्स आर द बिडर्स। वो लोग क्या कहलाते हैं? बिडर्स कहलाते हैं। और जो प्राइस वो ऑफर करते हैं, जो बोली लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिड। एंड द गुड्स विल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको गुड्स बेच दिए जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाती है व्हेन द ऑक्शनियर, ऑक्शनियर कौन होता है? जो ऑक्शन करा रहा है, अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। जब ऑक्शनियर अनाउंस करता है कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर, मतलब हैमर गिरा के वो अनाउंस करता है कि ऑक्शन सेल हो गई है, या एनी अदर कस्टमरी मैनर, जैसा आप लोग डिसाइड करते हैं, जनरली फॉल ऑफ हैमर ही होता है। Until such announcement is made, the bidder may retract from his bid. जब तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, मतलब फॉल ऑफ हैमर नहीं हो जाता, तो बायर अपने बिड से रिट्रैक्ट कर सकता है, वापस कर सकता है अपने बिड। ये तो आपका हो गया प्रोविजन। तो फैक्ट ऑफ द केस इज, वही आपका क्वेश्चन के बारे में आप लिख देंगे। 7 मार्च को ऑक्शन सेल हुई है, फॉल ऑफ हैमर से 8 मार्च को पेमेंट हुई है और 10 मार्च को गुड्स की डिलीवरी हुई है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे इन द प्रेजेंट केस द ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड ऑन 7 मार्च। क्योंकि 7 मार्च को फॉल ऑफ हैमर हुआ था तो उसी दिन ऑक्शन सेल कंप्लीट हो गई। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इररेलेवेंट। पेमेंट कब हुई है, डिलीवरी कब हुई है, ये इररेलेवेंट है। क्लियर? तो डेट ऑफ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इररेलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन फॉल ऑफ हैमर से आपने अनाउंस कर दिया उसी दिन ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाएगी, दैट इज ऑन 7 मार्च। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं 5 के ए का सेकंड पार्ट। 5 का ए का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय जे टू के। जे ने के को बाय सैंपल गुड्स सेल करे थे, के ने वो गुड्स सेल कर दिए टू एल और एल ने आगे वो गुड्स ट्रांसफर कर दिए टू एम। एम ने नोटिस किया एक डिफॉल्ट। क्या नोटिस किया? कि गुड्स तो सैंपल के हिसाब से हैं ही नहीं। तो एम ने एल को इन्फॉर्म किया, एल ने के को स्यू किया, के ने जे को स्यू किया। डन। अब आपको ये बताना है कैन एम रिजेक्ट द गुड्स। क्या गुड्स भी रिजेक्ट कर सकता है एम? ऑल्सो आप के और एल को क्या एडवाइस देना चाहोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? तो आपका यहाँ पे लग रहा है सेल बाय सैंपल दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, एज टू सेल बाय सैंपल। देखो जब भी सैंपल के द्वारा गुड्स सेल करे जाते हैं तो अगर गुड्स सैंपल से नहीं मिलते होते तो इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन कहा जाता है। और ब्रीच ऑफ कंडीशन में क्या होता है? जो बायर है वो डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, दोनों चीज भी कर सकते हैं। तो एम ने जिसने ये डिफॉल्ट को नोटिस किया है उसके लिए तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो कैन एम रिजेक्ट द गुड्स? यस। बट फॉर एल एंड के,
ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा बिकॉज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, और अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, यहाँ पे एक्सेप्ट कराए ना के और एल ने आगे बेच के, इन दैट केस के और एल के लिए ये ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंडीशंस आर द स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ब्रीच से अग्रीड पार्टी को राइट मिलता है टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस और बोथ। अगर कंडीशन का ब्रीच किया जाता है तो अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है, दोनों चीज कर सकती है। However, where a contract of sale is not severable, मतलब नॉन सेवरेबल, मतलब आप अलग अलग नहीं कर सकते और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, इन दैट केस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा एंड इन ब्रीच ऑफ वारंटी आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। फैक्ट ऑफ द केस में आपको बताना है, जे ने के को सेल किया, के ने एल को, एल ने एम को, एंड एम ने नोटिस किया कि गुड्स अकॉर्डिंगली नहीं है। फिर फर्दर एम ने आपका नोटिस दिया है टू एल, एल ने के को और के ने जे को। क्लियर, ये आपको इन्फॉर्म करना है फैक्ट ऑफ द केस में। कंक्लूजन देखेंगे क्या लिखेंगे। एम, जिसने नोटिस किया है डेविएशन, वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को और ट्रीट कर सकता है उसे एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। एम के लिए तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा क्योंकि उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाकी सबके लिए मतलब के और एल के लिए ये ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर, तो एम हु नोटिस द डेविएशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सैंपल कुड रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। एज टू सैंपल, जो प्रोवाइड करता है कि गुड्स शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, नहीं होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। बायर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। सैंपल के केस में बायर को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो कंपेयर कर सके। वेयर एज एल कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम के एंड के कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम जे। के एल कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम के एंड के कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम जे। ये दोनों सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके केस में ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी क्योंकि उन्होंने गुड्स आगे सेल कर दिए थे, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। तो क्लियर है, आंसर क्या है। एम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, यस, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन है। के और एल को हम सजेशन देंगे कि आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपने गुड्स को यूज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। डन। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और सर्कमस्टेंसेस बताएंगे जहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। कॉर्पोरेट व्हील इज काइंड ऑफ अ शील्ड जो प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स को कंपनीज के एक्ट से। ये कहता है भैया कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो कंपनी की लायबिलिटी मेंबर्स तक नहीं आएगी। मेंबर्स विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। पर कुछ केसेस में ये व्हील लिफ्ट कर दिया जाता है और मेंबर्स को भी कंपनी के एक्ट्स के लिए लायबल रखा जाता है। बेसिकली जहाँ पे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, जहाँ पे कंपनी बनाई गई है जस्ट टू इवेड लीगल ऑब्लिगेशन, जस्ट टू इवेड टैक्सेस, इन दैट केस आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर ली जाती है। आइए देखते हैं। According to doctrine of corporate wheel, a company is identified separately from members. Company अलग, members अलग. However, corporate wheel can be lifted, which means looking behind the company as a legal person. Corporate wheel lift करने का मतलब क्या है, कंपनी को अलग इंसान नहीं देखना है, उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड कर देना है, उसे ऐसा समझना है कि वो और मेंबर्स एक ही हैं। क्लियर, रियल जो फेस है कंपनी के पीछे उन पे आपको ध्यान देना है, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना। वेयर द कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी आइडेंटिटी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर और मैनेजर, तब हम कहेंगे कि कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी गई है। कब कब करी जाएगी, हम ये जानने के लिए कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेंगे कि जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो एनिमी है कि फ्रेंड। जैसे आपका डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में हुआ था। The court may be willing to crack the corporate shell in order to determine the true character of the company. ये जानना है कि कंपनी एनिमी है कि फ्रेंड है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी। मेंबर्स
को और कंपनी को एक ही ट्रीट किया जाएगा। जहां पे कंपनी फॉर्म हुई है टैक्स की चोरी के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी और मेंबर्स को एक ही माना जाएगा। कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स भी लायबल होंगे। दिनशा बनर्जी पैटेट का केस आपके सामने है। थर्ड पॉइंट है आपका, जहां पे कंपनी बनाई है, जो नई कंपनी बनाई है वो सिर्फ पहली कंपनी का सब्सिडरी बनने के लिए बनाई है, उनके एजेंट के लिए बनाई है और कोई पर्पस नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो जो नई कंपनी बनाई है उसे पहली कंपनी का पार्ट ही माना जाएगा। पहली कंपनी कौन हो गई? मेंबर। नई कंपनी कौन हो गई? आपकी कंपनी। दोनों को एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कंपनी बनी है टू सर्कमवेंट द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज के वेलफेयर ना हो या एम्प्लॉयज को कुछ ना देना पड़े, इसके लिए बनाई है। जैसे वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड था, यहाँ पे कंपनी बनाई थी ताकि एम्प्लॉयज को बोनस ना देना पड़े। इन दैट केस ऑल्सो कंपनी को और मेंबर को एक ही माना जाएगा। जहां पे कंपनी बनाई है फॉर इलीगल एक्ट, फॉर इलीगल पर्पस, इम्प्रॉपर पर्पस, फ्रॉड करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होने में था कि उसने जस्ट इसीलिए कंपनी बनाई थी ताकि वो सॉलिसिट कर सके वहां के कस्टमर्स को, अपना लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए बनाई थी, तब हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया था। तो इन 5 केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जा सकती है। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपसे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बताना है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे पर बाद में वॉइड हो जाते हैं ड्यू टू इलीगैलिटी और ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, वो होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पहले तो एनफोर्सिएबल थे पर बाद में एनफोर्सिएबल नहीं रहे, तो वो बन जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं विच इज वॉइड at the option of one or more party but not at the option of other or others। मतलब दोनों पार्टीज में से एक पार्टी के ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराया जा सकता है उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मे बी ड्यू टू इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल क्यों होता है? क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं होती। अगर कोवर्जन लगा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी इस तरीके का एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती, पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं बाय अग्रीव्ड पार्टी। क्लियर? चलिए एक बार देखते हैं आंसर। आपको देखो जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है बेसिस लिखना है, फिर दोनों का डिफरेंस लिखना है टैबुलर फॉर्म में। तो फर्स्ट इज मीनिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज contract which ceases to be enforceable by law is known as void contract. Voidable contract is an agreement that can be enforceable by law at the option of one or more but not at the option of other or others। मतलब जो दूसरी पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है, उसको वैलिड रखती है या वॉइड करा लेती है। तो बेसिकली दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो वॉइड भी करा सकती है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर होता है वो इनिशियली वैलिड होता है पर बाद में वो अनएनफोर्सिबल हो जाता है। पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है जब तक दूसरी पार्टी उसको कैंसिल नहीं करती। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज जे और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का है सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, ड्यू टू चेंज इन लॉ और अदर एनी रीजन, इलीगल हो गया बाद में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फ्री कंसेंट मिसिंग है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोवर्जन इन्वॉल्व्ड है। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 का बी आपसे कह रहा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स with respect to conduct of business of a firm as prescribed under the Indian Partnership Act। तो आपको बताना है कि पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं? पार्टनर्स के पास राइट होता है कि उसे बिजनेस में कंसल्ट किया जाए। सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने दिया जाए, कॉपी करने दिया जाए। सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि उनसे सजेशन लिया जाए, तो कंसल्ट में हो गया। सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो बिजनेस को
कंडक्ट कर सके, बिजनेस के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सके। सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सके। क्लियर? चलिए तो देखते हैं हम। बाकी जनरली आपको पार्टनर्स के राइट्स बताने थे यहाँ पे। आइए देखते हैं। According to provisions of the Indian Partnership Act 1932, following are the rights available to partner: right to take part in conduct of business, right to be consulted, उनसे पूछा जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए कोई भी मैटर्स अगर होता है पार्टनरशिप फर्म में तो, right to have access to books, right to share profits, right to interest on advance। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो उस पर वो इंटरेस्ट ले सकती है। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट तो तब भी पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा फ्रॉम फर्म। तो राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या लिखा है? ईच पार्टनर इज ना बिजनेस पार्टनरशिप हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस प्रोसीडिंग्स। क्लियर? हाउएवर दिस राइट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है कि ये वाला पार्टनर ये काम नहीं करेगा, ऐसा लिखा है, तो फिर वो एप्लीकेबल होगा। राइट टू बी कंसल्टेड, सभी पार्टनर्स का राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वोटिंग होती है, तो उनसे भी पूछा जाए, उनकी भी ओपिनियन ली जाए। एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस टू बुक्स, और बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड, हर पार्टनर के पास राइट होता है प्रॉफिट शेयर करने का, और अगर कोई पीएसआर मेंशन नहीं है तो इक्वली शेयर करेंगे वो। और इंटरेस्ट एंड एडवांस का मैं बता चुकी हूँ कि पार्टनर ने अगर फर्म को इंटरेस्ट एडवांस दिया है तो पार्टनर के पास राइट है कि वो एटलीस्ट 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा तो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंटरेस्ट का रेट लिखा है तो वो लगेगा, वरना 6% लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। सी पार्ट आपसे कह रहा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट विद पेड अप कैपिटल ऑफ 35 lakhs and turnover of 2.5 crores। अब आपको ये बताना है whether the ABC Private Limited can avail the status of small company as per Companies Act 2013, और फिर स्मॉल कंपनी का आपको मीनिंग भी बताना है। तो बेसिकली देखो, स्मॉल कंपनी वो होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 crores और जिसकी टर्नओवर इज लेस देन 40 crores। क्लियर? ये 4 करोड़ बढ़ा के 10 करोड़ कर दी जा सकती है कल को, और 40 करोड़ को बढ़ा के गवर्नमेंट 100 करोड़ कर सकती है, पर फिलहाल के लिए रेलेवेंट लिमिट्स आर 4 करोड़ एंड 40 करोड़। क्लियर? तो स्मॉल कंपनी वो होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ होती है, 4 करोड़ या उससे कम होती है, तो यहाँ पे 35 lakhs है जो लिमिट के अंदर है। सिमिलरली टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम होती है, तो यहाँ तो 2.5 करोड़ है, बहुत कम है, तो लिमिट के अंदर है। तो आप क्या कहेंगे? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यस, वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकती है। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी पहली बात तो प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे बड़ी बात, स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। फिर हम देखते हैं, स्मॉल कंपनी वो होती है जिसके पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, 4 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, एंड टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। और स्मॉल कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती, सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, या किसी स्पेशल एक्ट में बनी कोई कंपनी नहीं हो सकती। तो ये आपने मीनिंग भी बता दिया, प्रोविजन भी बता दिया। फैक्ट ऑफ द केस में आप क्वेश्चन की ही बात लिख देंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल 35 लाख है और टर्नओवर 2.5 करोड़ है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, इन द प्रेजेंट केस सिंस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड has paid up share capital which is less than the required limit of 4 करोड़, उसकी तो 35 लाख है तो 4 करोड़ से कम है, और टर्नओवर भी 2.5 करोड़ है जो कि 40 करोड़ से कम है। Hence ABC Private Limited can avail status of small company। क्लियर? आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपसे वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, बी पार्ट आपसे राइट्स ऑफ पार्टनर्स पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप आंसर कर देंगे, और सी पार्ट में आपसे पूछा है कि स्मॉल कंपनी के बारे में बताओ, और क्या एबीसी लिमिटेड जो है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो स्मॉल कंपनी है या नहीं है, ये आप एडवाइस करो। तो हमने एडवाइस कर दिया कि वो स्मॉल कंपनी है। क्लियर बच्चों? आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये था हमारा कंप्लीट सजेस्टेड आंसर ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ पेपर जून 2023 अटेम्प्ट।
आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।